ये बात तिलकपुर राज्य के एक गांव खजुरिया की है, जहां दो सौतेले भाई मंगतू और लालू अपने पिता लक्ष्मी और अपने बच्चों के साथ रहा करते थे। लेकिन लक्ष्मी की तबीयत अब दिन पर दिन बिगड़ती जाने लगी थी। पिताजी। अरे आ गया मेरा सबसे कोमल मन का बेटा। आ बेटा आजा। पिताजी आप छोड़ के मत जाओ छोड़ के, वरना ये घर पे घर जाएगा पिताजी। अरे जब तक तू है ना तब तक मुझे भरोसा है कि इस घर को कुछ नहीं हो सकता। मुझसे नहीं होगा पिताजी आपके बिना। हमारी दुकान, ये घर और भैया का तो आपको पता ही है। अरे बेशक रिश्ते में मैं तेरा ताऊ लगता हूं, पर तेरे पिता को मैंने पता है क्या बोला था जब वो जाने वाला था। क्या बोला था? कि तू इसकी चिंता बिल्कुल मत कर, इसे मैं अपने बेटे की तरह ही पालूंगा। तो मैं भली भांति जानता हूं कि तुझे अब मेरी जरूरत नहीं है। तुम दोनों भाई मिलके अपने आप सब संभाल लोगे। और बात रही तेरे बड़े भाई की, तो उसे मैं अपने आप समझा लूंगा। अब तू बेफिक्र हो जा, और एक बार उसे भी अंदर भेज दे। जी। लालू चुपचाप कमरे से बाहर चला जाता है। भैया पिताजी बुला रहे हैं। मंगतू लालू को बिना कुछ कहे नजरअंदाज करके चला जाता है। अरे मंगलू बैठ। मंगतू चुपचाप लक्ष्मी के बगल में बैठ जाता है। अरे किस बात की नाराजगी है तुझे हैं? अरे मुझे क्यों कोई नाराजगी होगी पिताजी? अरे तो फिर अपने छोटे भाई से ठीक से बात क्यों नहीं करता? मंगतू एकदम गुस्से में खड़ा हो जाता है। अरे वो मेरा छोटा भाई नहीं है और नहीं हो सकता पिताजी। अरे बेटा, तुझे अच्छा लगे या बुरा, वो मेरा बेटा है और मेरी आखिरी सांस तक मानूंगा उसे मैं अपना बेटा। तू बैठ, तू जरा बैठ। जी बोलिए। तू बड़ा भाई है उसका बेटा, तो तेरी जिम्मेदारी है उसका ध्यान रखना और घर के हर सदस्य का ध्यान रखना, फिर चाहे वो लालू हो या उसका बेटा। मेरे जाने के बाद घर में तू सबसे बड़ा होगा, तो तेरी जिम्मेदारी बनती है कि तू सबका ध्यान रखे। वादा कर मुझसे, वादा कर कि तू ध्यान रखेगा, वादा कर। मंगतू बस एक बेमन से हामी भर के बिना कुछ कहे वहां से निकलकर सीधा अपने कमरे में चला जाता है, जहां उसकी बीवी और बेटा बैठे होते हैं। मंगतू गुस्से से तमतमाता हुआ कमरे में आता है। चंदन बाहर जा। चंदन अपने पिता का चेहरा देखकर डर जाता है और बिना कुछ कहे बाहर निकल जाता है। क्या हो गया? अब इतने गुस्से में क्यों लग रहे हो? मंगतू खून भरी निगाहों से जूही की ओर देखता है। क्या हुआ है? अरे पिताजी ने मुझे बुलाया, पता है क्या कहने के लिए? क्या? अरे यही कहने के लिए कि अपने छोटे भाई का ध्यान रखना। घर में सबसे बड़ा तू है, तो सबका ध्यान रखना तेरी जिम्मेदारी है, ये कहने के लिए। ये क्या बात हुई भला? अरे मेरा अपना खानदान नहीं है क्या है? उसको ना देखूं, उसे और उसके बेटे को पाल लूं? इन्हें तो यूं लगता है बस बचपन से यही खेल लगा रखा है इन्होंने। सबसे पहले उसको पूछेंगे
हैं? और अपना सगा बेटा गया भाड़ में, हैं? आज भी एक बार भी मुझसे नहीं पूछा कि तुझे किसी चीज की जरूरत है बेटा या नहीं, हैं? तेरा बेटा ठीक है या नहीं? बस ये कह दिया कि लालू के बेटे की जिम्मेदारी मेरी होगी उनके जाने के बाद, हैं? अरे तो आप जाने दो ना, अगर आपको नहीं लेनी जिम्मेदारी तो मत लेना। हाँ तो मैं क्यों लूंगा, मैं क्यों लूंगा? बेवकूफ थोड़े ही हूं अपने बाप की तरह कि दूसरे के बच्चों का ठेका अपने सिर पे ले लूं। जाए भाड़ में वो कहीं भी। गांव के नीम के पेड़ के नीचे सुंदर और चंदन बैठे बात कर रहे होते हैं। पिताजी तो बिल्कुल भड़के हुए थे आज जब कमरे में आए। क्यों? अरे पता नहीं, दादा से मिलने से पहले तो ठीक ही थे। मेरे पिताजी का तो दादा के दुख में रो रो के बुरा हाल है यार। वो तो होगा ही, चाचा दादा को अपने बाप से बढ़कर मानते हैं भैया। पर मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती। कौन सी बात? कि हमारे पिताजियों की बनती क्यों नहीं है? भाई तो हम भी है ना, लेकिन हमारी तो इतनी बनती है। अरे देख, पूरी बात तो भाई मुझे भी नहीं पता, पर हाँ मैंने सुना जरूर है कि हमारे पिताजी भी हमारी ही तरह हुआ करते थे, एक दूसरे के एकदम खास। लेकिन जब हमारे दादा ने तेरे पिताजी को गोद लिया ना, दिक्कतें तब से आना शुरू हुई हैं। क्या हुआ वो तो मुझे भी नहीं पता यार। भैया, अगर उन दोनों की जगह हम दोनों होते ना तो मैं तो जान भी दे देता आपके लिए। हाँ अच्छा, अरे ऐसे कैसे दे देता? मैं फिर तेरा बड़ा भाई किस काम का? कोई हिम्मत तो करके दिखाए तुझे कुछ कहने की, उसको जमीन में गाड़ दूंगा यूं का यूं यूं। अच्छा भैया, हम दोनों सोचो अगर मिलके हमारी कचौड़ी की दुकान चलाते तो मजा ही आ जाता नहीं? ये दोनों तो बस चुपचाप बैठे रहते हैं। सुंदर और चंदन हंसने लगते हैं। तभी मंगतू वहां आ जाता है। अरे चंदन! चंदन एकदम से डर कर खड़ा हो जाता है। अरे चल, बाजार जाना है, सब्जी लेने चल। ठीक है। चंदन मंगतू के साथ बाजार जाने लगता है। अरे तुझे कितनी बार मना किया है कि उसके साथ मत रहा कर। पर वो तो कुछ भी नहीं कहता मुझे। अरे मैंने कह दिया ना, नहीं मतलब नहीं। सुंदर ये सारी बातें सुनकर वापस अपने घर चला जाता है और जैसे ही रात ढलती है पूरा घर रोने की आवाज और चीखों से गूंज उठता है। पिताजी, पिताजी, नहीं पिताजी, आपको अभी नहीं जाना था पिताजी। अब अंतिम संस्कार अब सुबह ही कर सकते हैं। मंगतू सिर झुकाए कमरे से बाहर निकल आता है और अपने कमरे में जाकर चुपचाप बैठ जाता है। दिन चढ़ते ही पूरा गांव लक्ष्मी के अंतिम संस्कार पर इकट्ठा हो जाता है और पूरे रीति रिवाज के साथ लक्ष्मी का अंतिम संस्कार आखिरकार कर दिया जाता है। हाँ तो अब क्या करना है तुझे? लालू चौंक कर मंगतू को देखता है। मतलब कि अपना नया ठिकाना ढूंढ ले। क्या क्या मतलब भैया? अरे मतलब ये कि अब तो इस घर में नहीं रह सकता। और कितना साफ बोलूं? और ना अब कचौड़ी की दुकान तेरी है, समझा? अपना बोरिया बिस्तरा बांध और निकल यहां से। अरे ये आप क्या कह रहे हो भैया? ये घर, ये दुकान मेरी भी तो है, खुद पिताजी ने मुझसे कहा था। अरे उनको सर पर चढ़ाने का शौक था, मुझे नहीं है, समझा? मेरे अपने बीवी बच्चे भी हैं, ठेका नहीं ले रखा मैंने तेरा। और तेरा तो सिर्फ बेटा बेटा है, मेरी तो बीवी भी है। भैया वो तो कब की गुजर गई, इसमें मेरी और मेरे बेटे की क्या गलती है? आप हम दोनों को बेघर क्यों कर रहे हो भैया? अरे तो तेरे हाथ पैर है ना, लंगड़ा है, लूला है? काम कर सकता है ना तो कमा लियो। मेरी जिम्मेदारी नहीं है तेरे बच्चे पालना, समझा? तभी चंदन बीच में बोल पड़ता है। पापा पर जाएंगे कहाँ?
और सुंदर तो छोटा है अभी। अरे तुझसे 1 साल छोटा है बस, और तू बीच में मत बोल। भैया पर सुन ले, कल तक का वक्त है तुम दोनों बाप बेटे के पास, बता रहा हूं, वरना मैं खुद तुम्हारा सामान बाहर फेंक के आऊंगा, बता रहा हूं। कमरे में एकदम सन्नाटा छा जाता है। सुंदर और लालू मंगतू की बात सुनकर जैसे जम से जाते हैं। पिताजी, अब क्या होगा पिताजी? चाचा, आप लोग सच में चले जाओगे क्या? तभी अंदर से मंगतू की आवाज आती है। चंदन, अरे ओ चंदन, अंदर आ। बेटा, बेटा तू अंदर जा बेटा, वरना वो और भड़क जाएंगे। चंदन मजबूरी से सुंदर की ओर देखता रहता है और फिर वापस अंदर चला जाता है। अब अरे जाना तो पड़ेगा बेटा, और कोई चारा नहीं है, कोई चारा नहीं है। अगला दिन चढ़ते ही लालू और सुंदर अपना सामान बांधकर घर से बाहर निकल जाते हैं और चंदन दहलीज पर खड़ा उन्हें बस एकटक देखता रह जाता है। लालू और सुंदर अपना सामान लादे जंगल में आ जाते हैं। पापा, अब रुकेंगे कहाँ? आज तो बेटा यहीं रुकना पड़ेगा, बाकी कल देखते हैं। पापा, वो घर तो आपका भी था ना, तो आप लड़े क्यों नहीं? उससे क्या होता बेटा, उससे क्या होता बता। अरे दुकान में तो आप भी उतनी मेहनत करते थे जितने ताऊ जी, तो आपका भी तो हक हुआ ना। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं उन्हें। बेटा नहीं, गलत बात, वो बड़े हैं, उनके बारे में ऐसे बात नहीं करते, वो चाहे कुछ भी कहें। लालू और सुंदर की सारी बातें पास में बैठे एक साधु कैलाश राम सुन लेते हैं। इतने दिनों के बाद सत्यता की महक आई है किसी से, परंतु ये सुगंध सत्य की है या दिखावे की, ये तो परखना ही होगा। तभी वो साधु एक बूढ़ी औरत का भेष धरकर लालू और सुंदर के सामने आते हैं। अरे बेटा, जरा सुन तो। जी जी अम्मा। बेटा, 2 दिन से भूखी घूम रही हूँ, 1 पैसा भी नहीं है, कुछ हो तो इस बुढ़िया की मदद कर दो बेटा। लालू बिना एक पल सोचे अपने पास जितने भी पैसे होते हैं निकालकर उस बुढ़िया को दे देता है। ये लो अम्मा। भगवान तुम्हारा खूब भला करे बेटा। पिताजी, वैसे ही हमारे पास पैसे सिर्फ आज के गुजारे के लायक थे, और वो भी आपने उनको दे दिए। बेटा कोई बात नहीं, हम तो जवान हैं, जंगल में फल फूल तोड़कर गुजारा कर लेंगे। पर सोच के देखो, वो बेचारी इतनी बूढ़ी, अरे कहाँ भटकेगी वो। लालू और सुंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तभी एक बैलगाड़ी वहां से गुजरती है जिसमें एक धनवान सेठ बैठा होता है, और उसी बैलगाड़ी से सोने के सिक्कों की पोटली नीचे गिर जाती है। लालू और सुंदर पोटली उठाकर बैलगाड़ी के पीछे दौड़ते हैं। अरे सेठ जी, सेठ जी, अरे सेठ जी, सेठ जी। हाँ, क्या हुआ? अरे सेठ जी, आपकी पोटली गिर गई थी। अरे वाह भाई, तुम तो बड़े ही ईमानदार हो, परंतु जंगल में इतने सामान के साथ क्या कर रहे हो? लालू हिचककर सारी बात बता देता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहीं पक्का घर और दुकान दिलवा सकता हूँ। तुम्हारा भाई कुछ नहीं कर पाएगा, मेरी बहुत तगड़े लोगों से जान पहचान है। लालू और सुंदर एक दूसरे की ओर देखते हैं। नहीं नहीं सेठ जी, वो मेरे बड़े भाई हैं, मैं कभी उनके साथ ऐसा नहीं करूंगा। तभी सेठ अचानक उसी साधु में बदल जाता है। बैलगाड़ी और पोटली भी गायब हो जाती हैं
लालू और सुंदर डरकर पीछे हट जाते हैं। अर्थात तुम्हारी सत्यता की सुगंध बिल्कुल खरी है। मतलब और आप कौन है बाबा जी? मैं वो हूं जो विपत्ति में फंसे लोगों को राह दिखाता है। तुम्हारे मन की सच्चाई और कोमलता ने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है पुत्र। इसलिए तुम्हें मैं एक भेंट देना चाहता हूं। साधु अपने झोले से एक बड़ी सी पुड़िया निकाल कर उन्हें दे देता है। ये एक बहुत ही खास सामग्री है जो तुम्हारे बड़े काम आएगी। इसकी मात्र 2 चुटकी और फिर कमाल देखना। कैसी सामग्री है ये बाबा? वो तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। अब जाओ वापस अपने गांव। वहीं तुम्हें अपने प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। तुम्हारा कल्याण हो। देखते हैं कि वहाँ भीड़ जमा है और उनके बीच राज्य के सैनिक खड़े हैं। सुनो सुनो सुनो, कल राजमहल में एक खाने की प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है और जो भी विजयी होगा उसे राजमहल का शाही रसोइया नियुक्त किया जाएगा। सुनो सुनो सुनो। लालू और सुंदर के चेहरे पर चमक आ जाती है। पिताजी, शाही रसोइया बनने का मौका। अरे पर बहुत लोग आएंगे बेटा। जरूरी नहीं है कि वहां हम ही जीते बेटा। पर पिताजी, वो खास सामग्री भूल गए क्या आप? उन साधु महाराज वाली। हाँ, अरे हाँ। अगले दिन लालू और सुंदर राजमहल पहुंचकर प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। आप जो भी बनाएंगे उसका सब सामान यहीं से मिलेगा। प्रारंभ करें। क्या बनाएंगे पिताजी? अरे वही जो हमारा कर्म है बेटा, कचौरी और क्या। हाँ पिताजी। दोनों जल्दी से कचौरी बनाना शुरू करते हैं। लालू थोड़ी सी खास सामग्री डाल देता है। ये आखिरी दावेदार है महाराज। क्या लेके आए हो तुम महाराज के लिए? हमने महाराज के लिए खास कचौरी बनाई है। प्रस्तुत की जाए। सैनिक थाल लाता है। महाराज एक कचौरी खाकर जैसे झूम उठते हैं। क्या हुआ महाराज? मंत्री जी, ये तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्वर्ग से कोई पकवान लाकर मेरी जिह्वा पर रख दिया हो। बिना किसी देर के इनको ही विजयी घोषित किया जाता है। जो आज्ञा महाराज। तो आपको अभी से शाही रसोइया नियुक्त किया जाता है। सुंदर और लालू खुशी से उछल पड़ते हैं। क्या? अरे आपका बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, बहुत बहुत धन्यवाद। लालू और सुंदर एक दूसरे के गले लग जाते हैं। अगले दिन से ही शाही बावर्ची की पूरी जिम्मेदारी लालू और सुंदर पर आ जाती है। और ये गई हमारी खास सामग्री। और आज महाराज फिर से खुश हो जाएंगे। और नहीं तो क्या। पिताजी, पूरे गांव में ना बस हमारा ही जिक्र हो रहा है बस। अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है बेटा।
मंगतू और चंदन दुकान पर बैठकर कचौड़ी तल रहे होते हैं कि तभी गांव वाले वहां आ जाते हैं। हाँ भाई मंगलू, अरे लगा दे जरा 3 कचौड़ी, बढ़िया गर्मा गर्म। अच्छा जी अभी लगाई भाई। वैसे तेरे भाई का सुना, अरे शाही रसोइया लग गया वो राजमहल में। हाँ हाँ सुना तो है। और तुम तो बस यहाँ मामूली सी कचौड़ियों की दुकान खोल कर बैठे हो हैं? अरे ये चलाना भी कोई आसान बात नहीं है भैया। हाँ तेरी बात भी ठीक ही है, लेकिन जो है तेरे भाई ने कमाल तो किया है कि नहीं? मानता है ना? अरे तो शाही रसोइया बनना कोई आम बात थोड़ा ही है? सुना है उसके हाथ की कचौड़ी खा के जो है महाराज बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए थे भैया। हाँ सबकी बातें मंगतू के मन में कांटे की तरह चुभ जाती हैं और चंदन चुपचाप ये सब देख रहा होता है। गांव वाले कचौड़ी खाकर वापस चले जाते हैं। बात तो ऐसे कर रहे थे जैसे मैं घर ही बैठा रहता हूँ। चाचा ने अच्छी बनाई होगी बहुत, इसीलिए ही उन्हें चुना गया। अच्छा, इतनी अच्छी यहाँ तो कभी बनाई नहीं। असल में तब तक तो वो मेरे पैसों का खा रहा था, और अब जब अपनी बारी आई है तो देखो कैसी मेहनत कर रहा है। पिताजी वो मेहनत तो यहाँ भी करते थे। तुझे बड़ी तरफदारी आ रही है उसकी, है? तू बड़ी तरफदारी कर रहा है उसकी। बात तरफदारी की नहीं है पिताजी, आपकी वजह से मेरा छोटा भाई भी मुझसे दूर चला गया। चंदन गुस्से में वहां से चला जाता है। अब दिन प्रतिदिन मंगतू के मन में लालू के प्रति घृणा और बढ़ती जाती है। क्या हुआ अब? अरे सबने दिमाग खराब किया हुआ है? दुकान पर जिसे भी देखो उस लालू और उसके बेटे की ही बात करता रहता है। अरे उनके जाने के बाद भी आप क्यों परेशान हो रहे हो? सो जाओ ना आराम से। मंगतू चुपचाप बिस्तर पर लेट जाता है, लेकिन पूरी रात उसे नींद नहीं आती। उसके कानों में बस गांव वालों की बात ही गूंजती रहती है। आधी रात हो जाती है, उसकी बेचैनी इतनी बढ़ जाती है कि वो उठकर बाहर चला जाता है। तभी चंदन उसे देख लेता है। अरे ये कहाँ जा रहे हैं? चंदन भी उसके पीछे चल पड़ता है। नींद नहीं आ रही, थोड़ी देर बाहर घूम लेता हूँ जरा। मंगतू थोड़ा आगे पहुँचता है कि उसकी नजर धतूरे के पौधे पर पड़ती है। वो इधर उधर देखता है, उस पौधे से एक फूल तोड़ता है और फिर वापस अपने घर की ओर चल देता है। ये सब चंदन दूर से देख रहा था। मंगतू अगला दिन चढ़ते ही अपने मुंह पर एक कंबल डालकर राजमहल की ओर चल पड़ता है और जाकर राजमहल के पास के जंगल वाले हिस्से में एक पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है। यहाँ से सब साफ दिखेगा कि कौन रसोई में आता जाता है। मंगतू पूरा दिन वहीं राजमहल की कड़ी निगरानी करने लगता है। रात ढलते ही वापस चला जाता है। अगला दिन चढ़ते ही मंगतू फिर से उस पेड़ के पीछे छुपकर सब कुछ ध्यान से देखने लगता है। कुछ हफ्ते यूं ही मंगतू रोज आकर उस पेड़ के पीछे छुपकर सबकी आवाजावी की खबर बटोर लेता है। अब कल का दिन चढ़ते ही उस लालू का सूरज ढल जाएगा। अगला दिन चढ़ते ही मंगलू एक आखिरी बार फिर वहां पहुंचता है और पेड़ के पीछे खड़ा हो जाता है। तभी सामने से राजमहल का एक बुजुर्ग सा इंसान कंधे पर एक भारी सा बर्तन लिए वहां से गुजरता है और तभी मंगतू उसके सामने आ जाता है। अरे चाचा, मैं कुछ मदद करूं? अरे नहीं नहीं बेटा। अरे कोई बात नहीं चाचा, आप मुझे बताओ कहाँ लेके जाना है, मैं ले जाता हूँ। अपने बेटे जैसा ही समझो मुझे। हाँ अच्छा ठीक है बेटा, चलो फिर। मंगतू उस बुजुर्ग से वो बर्तन अपने कंधे पर ले लेता है। इसे राजमहल की रसोई तक पहुंचाना है बेटा। वो तो मैं ले जाऊंगा चाचा, उसकी चिंता मत करो। वैसे इसमें है क्या जो ये इतना भारी है?
अरे बेटा, हर हफ्ते महाराज के लिए अलग से घी मंगवाया जाता है, उनके खाने में डालने के लिए, तो बस वही है। अच्छा अच्छा। तभी धीरे से मंगतू अपनी जेब से एक छोटी सी डिब्बी निकालता है और चुपके से उसमें से धतूरे का जहर उस घी में मिला देता है। बस बेटा, आप मुझे दे दो, अंदर मैं अपने आप ले जाऊंगा। ये रहा महाराज का खास घी, संभालो भैया। ठीक है भोला काका। कुछ ही देर में उस घी में खाना तैयार कर लालू महाराज के कक्ष में भिजवा देता है और महाराज जैसे ही खाने के कुछ निवाले खाते हैं, उन्हें एकदम से जोर जोर से खांसी आनी शुरू हो जाती है। मंत्री जी। महाराज, महाराज क्या हुआ? महाराज के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और वो सीधा जमीन पर जा गिरते हैं। हाँ? महाराज, महाराज! सैनिकों, जल्दी से राज्य वैद्य के पास ले चलो इन्हें। सब सैनिक तुरंत महाराज को उठाकर राज वैद्य के पास ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद महाराज ठीक तो है ना? हाँ, फिलहाल वो खतरे से बाहर है। पर हुआ क्या था उन्हें वैद्य जी? उन्हें किसी ने विष दिया है। ये तो अच्छी बात है कि विष अधिक मात्रा में नहीं था, वरना इनके प्राणों का भी संकट हो सकता था। उन्होंने कुछ खाया या पिया था? वो भोजन कर रहे थे तभी ये सब हुआ? हाँ, तो हो सकता है कि उसी में विष मिलाया गया हो। सैनिकों, उन दोनों रसोइयों को बंदी बना लो। महाराज जैसे ही स्वस्थ होंगे, उन्हें महाराज के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा और वहीं महाराज उन्हें उनके कर्मों का दंड देंगे। मंगतू आराम से अपने घर पर बैठा होता है कि तभी चंदन वहां जाता है। पिताजी, आपने क्या किया है चाचा के साथ? क्या? छुपाइए मत पिताजी, पूरे गांव में बात फैल चुकी है कि चाचा ने महाराज के खाने में विष डाल दिया था, और मुझे पता है कि उन्होंने नहीं, यह आपने डाला है, क्योंकि मैंने आपको देखा था उस रात वो धतूरे का फूल तोड़ते हुए। अरे अरे, क्या तू कुछ भी बोले जा रहा है? मैं क्यों करूंगा? पिताजी, उनके साथ साथ सुंदर को भी फांसी की सजा हो जाएगी। अरे भाई हैं वो आपके। अरे कुछ नहीं है वो मेरा। ठीक है, आप कुछ नहीं करेंगे तो मैं खुद कर लूंगा। ये बात मेरे छोटे भाई की जान की है, तो उसके लिए कुछ भी कर लूंगा। उसी दिन सुंदर और लालू को बेड़ियों में बांधकर महाराज के सामने पेश कर दिया जाता है। महाराज, महाराज, मेरी बात का विश्वास करें, हम ऐसा भला क्यों करेंगे? तुम दोनों के अलावा वहां और कोई नहीं होता। महाराज, ये सब इन्हीं का कार्य है। ये अवश्य किसी दुश्मन राज्य से आए हैं भेष बदलकर। आप इन्हें इनके अपराध का दंड दें महाराज। तिलकपुर राज्य के महाराज पर जानलेवा आक्रमण करने के जुर्म में आप दोनों को फांसी का दंड दिया जाता है। सैनिक तुरंत उन्हें फांसी के लिए ले जाने लगते हैं कि तभी चंदन वहां आ जाता है। महाराज, इसके दोषी ये नहीं बल्कि मैं हूं। मैं ही वो हूं जिसने आपके खाने में विष मिलाया था। क्या? जी महाराज। भैया आप? अच्छा, अगर तुमने विष मिलाया था तो फिर तुम ये भी बता सकते हो कि वो कौन सा विष था? जी बिल्कुल, मैंने धतूरे का विष डाला था महाराज। क्या ये सत्य है मंत्री जी? जी महाराज। सैनिकों, इसे बंदी बना लो। सैनिक चंदन को पकड़कर बांधने लगते हैं
कि तभी मंगतू भी वहां आ जाता है। अरे अरे ये सब क्या हो रहा है महाराज? मेरे बेटे को क्यों बंदी बनाया जा रहा है? क्योंकि तुम्हारे बेटे ने ही महाराज को मारने का षड्यंत्र रचा था। नहीं नहीं महाराज, ये झूठ है। ये ऐसा क्यों करेगा? तो फिर इसे कैसे पता कि खाने में धतूरे का विष था? मंगतू कुछ देर के लिए चुप हो जाता है। महाराज, वो विष इसने नहीं, परंतु मैंने मिलाया था खाने में। लेकिन महाराज, मैंने सिर्फ 2 बूंद मिलाई थी। मैं आपके प्राण नहीं लेना चाहता था। मैं बस ये चाहता था कि आप इन दोनों को शाही रसोइये के पद से हटा दें। इसे इसीलिए पता है क्योंकि इसने धतूरे के फूल तोड़ते हुए मुझे देख लिया था। ये सब क्या चल रहा है? आखिरकार ये षड्यंत्र है किसका? देखो, सभी के सभी सत्य बताओ, नहीं तो चारों को फांसी मिलेगी। महाराज, मैंने ही वो विष आपके घी में मिलाया था, जो कि अलग से आपके लिए आता है। आप चाहे तो उन वृद्ध व्यक्ति से भी पूछ सकते हैं जो आपका घी लेकर आते हैं। हाँ, कौन है वो? भोला काका, वही लेकर आते हैं हर हफ्ते। उन्हें प्रस्तुत किया जाए मंत्री जी। कुछ देर में भोला को महाराज के सामने पेश कर दिया जाता है। भोला जी, इस व्यक्ति को ध्यान से देखिए। क्या आपने इन्हें पहले कहीं देखा है? भोला ध्यान से मंगतू की ओर देखता है। जी मंत्री जी, इस नौजवान ने कुछ दिनों पहले मेरी सहायता करी थी। महाराज के खास घी को राजमहल तक ले जाने में। सब लोग ये सुनते ही चौंक जाते हैं। सैनिकों, इन सब को छोड़ दो और इसके पिता को बंदी बना लो। सैनिक मंगतू को पकड़ लेते हैं। तभी लालू दौड़कर महाराज के पैरों में गिरता है। महाराज, महाराज, मेरे भाई को क्षमा कर दीजिए महाराज। दया कीजिए महाराज। उनके बिना उनकी पत्नी और बेटे का क्या होगा महाराज? कृपया उन्हें क्षमा कर दीजिए महाराज। ये देखकर मंगतू की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लालू। लालू पलटकर मंगतू की ओर देखता है। इधर आ। पिताजी ठीक कहते थे रे, तेरा मन मंदिर के घाट की तरह पावन है। मैंने तेरे साथ इतना बुरा व्यवहार किया और तू आज भी मेरा इतना सम्मान कर रहा है। अरे आप भाई हो मेरे भैया। मंगतू लालू को सीने से लगा लेता है। मेरे परिवार का ध्यान रखना, ऐसा व्यक्ति बनना जैसे हमारे पिता थे, मेरे जैसा नहीं। इन्हें फिलहाल काल कोठरी में डाल दिया जाए और कल इन्हें फांसी दी जाएगी। महाराज, महाराज दया करें महाराज। महाराज क्षमा कर दे मेरे भाई को महाराज। यह अपराध तो अवश्य ही दंडनीय है, परंतु एक भूल तो भगवान भी क्षमा कर देते हैं। परंतु दंड आपको फिर भी मिलेगा। मैं तिलकपुर का महाराज आपको कारावास का दंड सुनाता हूं। लालू मंगतू की ओर देखता है। भूल करी है भाई तो दंड तो मिलेगा ही, परंतु मुझे चिंता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तू है ना हमारे पिता का श्रवण कुमार। दोनों भाई एक दूसरे के गले लग जाते हैं।